अगर एक किडनी फेलियर पेशेंट इन फूड आइटम्स के बारे में ध्यान रखता है तो वो अपनी किडनी की हेल्थ को बचा सकता है, किडनी की फंक्शनिंग को बढ़ा सकता है। किडनी फेलियर के पेशेंट को बोला जाता है कि आपने 600 ml पानी पीना है, आपने 1.5 लीटर पानी पीना है, मगर उस पानी को पीने के बावजूद भी पेशेंट के अंदर दिक्कत देखने को मिलती है। नमक ऐसी चीज़ है जो हर चीज़ में खाते हैं, मगर एक किडनी फेलियर पेशेंट के अंदर हाई ब्लड प्रेशर एक कॉमन दिक्कत होती है। किडनी फेलियर के पेशेंट के अंदर गुड़ किसी जहर से कम नहीं होता। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धमन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन फूड आइटम्स के बारे में जिनके बारे में एक किडनी फेलियर पेशेंट को ज़रूर पता होना चाहिए। अगर एक किडनी फेलियर पेशेंट इन फूड आइटम्स के बारे में ध्यान रखता है तो वो अपनी किडनी की हेल्थ को बचा सकता है, किडनी की फंक्शनिंग को बढ़ा सकता है। तो शुरुआत करते हैं सबसे कॉमन फूड आइटम से, और वो है पानी। पानी हर कोई पीता है, मगर कितना पानी पीना है ये किडनी फेलियर पेशेंट को बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। क्योंकि अगर किडनी की पेशेंट के अंदर पानी कम पिया जाएगा तो यूरिन कम बनेगा, यूरिन कम बनेगा, क्रिएटिनिन के लेवल बढ़ने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि किडनी के पास इतना पानी नहीं होगा कि वो यूरिन बना सके और क्रिएटिनिन को बाहर कर सके। तो कम पानी खतरनाक। वहीं पर अगर एक किडनी फेलियर का पेशेंट पानी की कंजम्पशन ज़्यादा करता है तो क्योंकि किडनी काम कम कर रही है तो एक्स्ट्रा पानी बॉडी में इकट्ठा हो जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, लेग के आसपास स्वेलिंग आ सकती है, लंग्स में पानी बढ़ सकता है, तो पानी ज़्यादा भी खतरनाक है। तो कितना पानी पीना है, कैसे पानी पीना है, सबसे बड़ा सवाल हर किडनी फेलियर पेशेंट के लिए यही होता है। हम देखते हैं कि किडनी फेलियर के पेशेंट को बोला जाता है कि आपने 600 ml पानी पीना है, आपने 1.5 लीटर पानी पीना है, मगर उस पानी को पीने के बावजूद भी पेशेंट के अंदर दिक्कत देखने को मिलती है। तो कैसे आप डिसाइड कर सकते हैं कि कितनी की पानी की रिक्वायरमेंट आपकी बॉडी की है? तो सिंपल सा हिसाब है, हमारी बॉडी में सेंसर लगे हुए हैं जो हमारी बॉडी के अंदर पानी की अमाउंट को बताते हैं। हमारे लिप्स हैं, हमारी टंग है, हमारा गला है। जब कभी आपके होंठ सूखने लगे, जुबान सूखने लगे, गला सूखने लगे, इसका मतलब शरीर के अंदर पानी की कमी हो रही है। तो किडनी फेलियर पेशेंट को जब प्यास लगने पर हमने आधा कप पानी एक टाइम पे देना होता है। यानी जब आपके होंठ सूख रहे हैं तो आप एक टाइम में आधा कप पानी पिएंगे और उसके बाद थोड़ा सा इंतजार करेंगे। इतनी देर में किडनी उस पानी को प्रोसेस भी कर लेगी और फिर आप दोबारा से पानी पी पाएंगे। तो हमने आधा कप पानी बार बार लेना होता है जब तक हमारी प्यास बुझ नहीं जाती। इससे क्या होगा कि हमारी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा पानी भी एक्यूमुलेट नहीं होगा और हमारी बॉडी में पानी की कमी भी नहीं होगी, और दोनों की वजह से होने वाले नुकसान हमारी बॉडी को नहीं सहने पड़ेंगे। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट फूड आइटम, वो है सॉल्ट। नमक ऐसी चीज़ है जो हर चीज़ में खाते हैं, मगर एक किडनी फेलियर पेशेंट के अंदर हाई ब्लड प्रेशर एक कॉमन दिक्कत होती है। आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ब्लड आपकी किडनी में तेज़ी से एंटर करता है और किडनी को और ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो इसी वजह से बीपी को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, चाहे वो मेडिसिन से हो, चाहे वो नमक को बंद कर कर हो या नमक को बदल कर हो। तो एक किडनी फेलियर पेशेंट को साइंस संजीवनी में जो भी आता है हम उसको यही एडवाइस करते हैं कि नमक आपने लेना है सेंधा नमक, और एक टाइम के खाने के अंदर चुटकी भर नमक आपने इस्तेमाल करना है, क्योंकि जितना नमक आप लेंगे उतना आपका ब्लड प्रेशर हाई होगा और उतना ही किडनी को डैमेज होगा और उतना ही पानी आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट हो सकता है, क्योंकि पानी वहीं पर इकट्ठा होता है जहां पर नमक होता है। तो अगर आपकी बॉडी में नमक ज़्यादा है तो आपको लेग के आसपास स्वेलिंग देखने को मिलेगी। इसी वजह से हमने चुटकी भर नमक लेना है अपने हर खाने के अंदर। कभी एक बार किडनी फेलियर का पेशेंट क्या गलती कर बैठता है कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए पेशेंट कभी कभार ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने वाला जो नमक मार्केट में आता है जिसके हम ऐड देखते हैं वो लेना शुरू करता है। अब वो नमक जो आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर रहा है वो कैसे कर रहा है? उसके अंदर 85% तो वही नमक है जो हमारे नॉर्मल नमक होता है, मगर उसमें 15% पोटेशियम क्लोराइड ऐड किया जाता है जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। मगर एक किडनी फेलियर पेशेंट के अंदर पोटेशियम के बढ़ते हुए लेवल सबसे खतरनाक चीज़ होते हैं, क्योंकि अगर आपका पोटेशियम का लेवल से हम लोग क्रॉस कर जाता है तो पेशेंट को कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है। और अगर पेशेंट ऐसा सॉल्ट ले रहा है जिसके अंदर पोटेशियम एडिड है तो वो बहुत ज़्यादा खतरनाक कंडीशन तैयार हो जाती है। इसी वजह से जितने भी किडनी फेलियर के पेशेंट हैं उनको अवॉइड करवाया जाता है टाटा लाइट नमक जिसके अंदर पोटेशियम की मात्रा 15% एडिड होती है। तो इसको हमने पूरी तरह से अवॉइड करना है एक किडनी फेलियर पेशेंट के अंदर, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट फूड आइटम, वो है गुड़। गुड़ के बारे में हम इतना कुछ पढ़ते हैं, गुड़ से ये होता है, गुड़ से वो होता है। अक्सर हमारे आसपास जो लोग रहते हैं हमें एडवाइस कर जाते हैं कि अगर आप गुड़ का यूज़ करेंगे तो आपकी बॉडी में ये ताकत जाएगी, ये जाएगा, वो जाएगा। कहते बिल्कुल सही हैं, गुड़ के अंदर पोटेशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, बहुत ज़्यादा मिनरल्स होते हैं, मगर एक किडनी फेलियर के पेशेंट के अंदर गुड़ किसी जहर से कम नहीं होता। क्यों नहीं होता इसको हम समझने की कोशिश करेंगे।
पहले समझो कि गुड़ बनता कैसे है। गुड़ के लिए पहले हमें गन्ना लेना पड़ता है, गन्ने का हम जूस निकालते हैं, जूस को हम पकाकर गुड़ बना लेते हैं। तो यानी जो गन्ने के अंदर पोटेशियम था वो हमने छोटी सी अमाउंट गुड़ के अंदर हमने कंज्यूम कर लिया। अगर इतनी छोटी अमाउंट के अंदर कंसनट्रेटेड अमाउंट में पोटेशियम और मिनरल्स बॉडी के अंदर डाल देते हैं एक साथ, तो किडनी उसे प्रोसेस नहीं कर पाती है, आपकी बॉडी के अंदर पोटेशियम के लेवल बढ़ने शुरू हो जाते हैं। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर पोटेशियम की मात्रा हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाती है तो हमारी बॉडी के लिए खतरनाक हो जाती है, क्योंकि पोटेशियम जब नॉर्मल अमाउंट में है तो हमारी मसल्स को वो पावर दे रहा है, चलने की ताकत दे रहा है। मगर अगर पोटेशियम की मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है, 7 को टॉर्च करना शुरू कर देती है, तो हमारी मसल्स के अंदर वो फटीग पैदा करता है, थकावट पैदा करता है। क्योंकि हमारा जो हार्ट है वो हर टाइम धड़कता है, मांसपेशियों को बनना है। तो अगर वो सपोज करो कि चलते चलते वो थकना शुरू कर देगा तो क्या होगा, रुक जाएगा और पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा। इसी वजह से पोटेशियम की मात्रा को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है और उनके लिए इन चीज़ों पे ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ साथ चलते हैं अब उन फूड आइटम्स के बारे में जिसका ध्यान एक किडनी फेलियर पेशेंट को रखना पड़ता है। एक किडनी फेलियर पेशेंट को अपनी सब्जियों और अपने फ्रूट्स पर भी ध्यान देना पड़ता है। एक किडनी फेलियर पेशेंट को जितनी भी जड़ वाली सब्जियाँ होती हैं उन्हें अवॉइड करने के लिए कहा जाता है। जैसे आलू है, शकरकंदी है, अरबी है, जिमीकंद है, जितनी भी ज़मीन के नीचे लगने वाली सब्जियाँ हैं उनके अंदर पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है, सिवाय गाजर, मूली और प्याज के। तो जितनी भी सब्जी हैं उनको आप अवॉइड करेंगे तो पोटेशियम की मात्रा आपकी बॉडी में कम जाएगी। इसी तरह से जितनी भी पत्तेदार सब्जी है, पालक है, बथुआ है, मेथी है, सरसों है, इनके अंदर भी पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा है। तो हमने क्या करना है, हमें इन सब्जियों को भी अवॉइड करना है क्योंकि हमारी बॉडी में पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप पालक, बथुआ, मेथी, सरसों को खाना चाहते हैं तो इससे आपके किडनी लेवल को कोई नुकसान नहीं पहुंचने वाला, कोई नहीं बढ़ने वाला, मगर जो बढ़ेगा सिर्फ आपका पोटेशियम बढ़ेगा। तो अगर आप मान लो कि सर्दियाँ हैं और यही सब्जियाँ मार्केट में आ रही हैं तो पत्तेदार सब्जियों को आप काट कर पानी में अच्छी तरह से भिगो कर उसमें से लीच कर आप इसको ले सकते हैं। मगर जो सब्जियाँ बाकी हैं जो फल की तरह लगती है बेल पे, पौधे पे, उनको लीच ना करें क्योंकि इनके अंदर पहले से ही पोटेशियम की मात्रा कम होती है। जैसे घिया, तोरी, परवल, पेठा, करेला, टिंडा, भिंडी, टमाटर, जितनी भी सब्जियां हैं जो फल की तरह लग रही हैं उनके पोटेशियम कम होने की वजह से उनको लीच नहीं करना पड़ता। अगर एक किडनी फेलियर का पेशेंट सारी सब्जियों को लीच करना शुरू कर देता है तो पोटेशियम की मात्रा तो कंट्रोल होती ही होती है, मगर जो सब्जियों के अंदर विटामिन, मिनरल्स हैं जो शरीर को चलने के लिए ज़रूरी हैं वो भी नहीं जा पाते और पेशेंट की बॉडी वीक और वीक और वीक होनी शुरू हो जाती है। इसी वजह से पेशेंट को अपनी डाइट के अंदर कौन सी सब्जियाँ खानी हैं, कैसे खानी है वो पता होना चाहिए। और इसके ऊपर हम बहुत सारी वीडियो बना चुके हैं, इस चैनल के ऊपर भी हमने बना रखी है। और इस वीडियो के एंड पर मैं आपको लिंक दूंगा जहाँ पर जाकर आप डाइट से रिलेटेड अपनी जो जानकारी है उसको अपडेट कर पाएंगे और उस चीज़ का ध्यान भी रख पाएंगे। अब चलते हैं फ्रूट्स के ऊपर कि कौन से फ्रूट्स एक किडनी फेलियर का पेशेंट खा सकते हैं। फ्रूट्स के अंदर भी हमने ध्यान रखना है पोटेशियम का। तो जो भी फ्रूट्स के अंदर पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा है हम वो नहीं खा सकते, चाहे वो केला हो, कीवी हो, एवोकाडो हो, खजूर हो, ड्राई फ्रूट्स हो और कोकोनट वाटर। ये वो फूड आइटम्स हैं जो एक किडनी फेलियर पेशेंट को छोड़ देनी चाहिए। उसके अलावा हमने किन चीज़ों का ध्यान रखना है कि हमने बहुत ज़्यादा खट्टे फल नहीं खाने। क्यों नहीं खाने मैं आपको अभी बताता हूँ। खट्टे फल, संतरा, मौसमी, कीनू अगर हम खाते हैं, आम खाते हैं तो क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर एसिड की अमाउंट ज़्यादा जाती है। क्योंकि हमारी किडनी एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है, वो है बॉडी के अंदर एसिड का रेगुलेट करने का, एसिड के बॉडी से बहाने का काम करती है। तो जब किडनी खराब हो रही होती है तो ये एसिड बॉडी में इकट्ठा हो रहा होता है। अब आप सोचो कि आपकी बॉडी में एसिड इकट्ठा हो रहा है और ऊपर से आप एसिडिक खाना खा रहे हो तो क्या होगा, एसिड की अमाउंट बढ़ेगी और ये एसिड जो आपके ब्लड में होगा जब आपकी किडनी में सर्कुलेट करेगा तो आपकी किडनी को और ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा और आपके किडनी लेवल सीधा जंप करना शुरू कर देंगे। इसी वजह से किडनी फेलियर पेशेंट के अंदर जितने भी खट्टे फल होते हैं उन्हें अवॉइड करवाया जाता है, उन्हें मना करवाया जाता है जिससे उनकी बॉडी को किसी भी टाइप का नुकसान ना हो। अब आपकी बॉडी के अंदर कितना आपका एसिड है उसको जानने का तरीका क्या है इसको भी समझ लीजिए। तो जब भी आप अपना किडनी फंक्शन टेस्ट करवाना चाहते हैं तो साथ में अपना सीरम बाइकार्बोनेट का टेस्ट ज़रूर टेस्ट करवाया करें। इससे ये पता लगता है कि आपके ब्लड की पीएच क्या है, ब्लड के अंदर कितने बाइकार्बोनेट्स हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा बाइकार्बोनेट्स आपके ब्लड में होंगे उतना कम एसिड आपके ब्लड में होगा। तो हम बाइकार्बोनेट्स के लेवल्स को देखकर एसिड की अमाउंट को हम चेक कर सकते हैं। तो हमने क्या करना है, बाइकार्बोनेट्स अगर आपके ठीक आ रहे हैं, मान लो कि आपके बाइकार्बोनेट्स 60 के आसपास आ रहे हैं तो थोड़ा बहुत आप सिट्रस फ्रूट ले सकते हैं। मगर अगर आपके बाइकार्बोनेट्स कम आ रहे हैं और आप खट्टा फल खा रहे हैं तो कोई भी डॉक्टर आपकी मदद नहीं कर पाएगा। तो इन चीज़ों का आपने हमेशा अपना ध्यान रखना है कि हमने खट्टे फलों का प्रयोग नहीं करना।
अब जो बाकी फ्रूट्स आपके बचे, चाहे वो एप्पल है, पियर है, पपाया है, चीकू है, वो सारे के सारे फ्रूट्स आप इंटेक कर सकते हो, मगर उनमें छोटी सी बात का ध्यान रखना है कि आपने जो फ्रूट्स लेने हैं वो लेने हैं 1 कप, यानी 1 कप सेब तक, 1 कप पियर, 1 कप आप पाइनएप्पल, कोई भी फ्रूट जो आप लेना चाहते हैं वो 1 कप के अमाउंट के अंदर पूरे दिन के अंदर ले सकते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट फूड आइटम और वो है कैफ़ीन। जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जब हम पेशेंट्स को देख रहे होते हैं, तो पेशेंट्स से पूछते हैं कि आपकी किडनी क्यों ख़राब हुई। तो अक्सर जो पेशेंट यंग होते हैं उनके अंदर हमें बहुत ज़्यादा चिंता होती है कि ऐसा क्यों हुआ, किस वजह से हुआ। तो अगर हम उनसे उनकी हिस्ट्री लेना शुरू करते हैं तो कभी कभार हमें पेशेंट ऐसे देखने को मिलते हैं जिनके अंदर उनकी बैड हैबिट की वजह से उनकी किडनी ख़राब हुई। कैसे ख़राब हुई? उनको शौक था कॉफ़ी पीने का। कॉफ़ी भी कौन सी? ब्लैक कॉफ़ी पीते थे और शॉट्स लेते थे उसके अंदर उनकी कैफ़ीन ज़्यादा जाती थी। इसी तरह से पेशेंट हमें देखने को मिल जाते हैं जो स्पोर्ट्स ड्रिंक यानी एनर्जी ड्रिंक का इंटेक ज़्यादा करते हैं जिसके अंदर कैफ़ीन होता है। तो अगर एक किडनी फेलियर का पेशेंट कैफ़ीन का इंटेक ज़्यादा करता है तो उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और ये बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर किडनी को और नुकसान पहुंचाता है। तो अगर आपकी किडनी फेल हो रही है तो आपको सारी वो फूड आइटम जिनके अंदर कैफ़ीन होता है उनसे बचना चाहिए, चाहे वो आपकी कॉफ़ी है, चाहे वो आपकी कोल्ड ड्रिंक्स है, चाहे वो आपकी एनर्जी ड्रिंक्स है, क्योंकि इनके अंदर कैफ़ीन की वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और आपकी किडनी को और ज़्यादा डैमेज होगा। तो आपने कैफ़ीन से बचना है। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट फूड आइटम, वो है निकोटीन। निकोटीन भी बॉडी के अंदर उसी तरह काम करती है जैसे कैफ़ीन काम करती है, मगर निकोटीन हम लेते हैं तंबाकू से। तो ऐसी कोई भी फूड आइटम जिसके अंदर तंबाकू हो या तंबाकू जैसी चीज़ हो उसको आपने पूरी तरह से अवॉइड करना है, क्योंकि जितना निकोटीन आप लेंगे उतना आपकी ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और आपकी किडनी को उतना ज़्यादा डैमेज होगा। तो हमने कैफ़ीन के साथ साथ निकोटीन से भी अपनी बॉडी को बचाना है अगर हम अपनी किडनी को सही सलामत रखना चाहते हैं। तो नेक्स्ट फूड आइटम है पैक्ड फूड एंड प्रोसेस्ड फूड। देखिए, जो मार्केट में हम फूड देखते हैं इनको प्रिजर्व रखने के लिए, इनको पैक रखने के लिए इनमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव को ऐड किया जाता है और इन प्रिजर्वेटिव के बारे में हमें जानकारी बिल्कुल भी नहीं होती कि हमारी किडनी पे कैसा काम करेगी, क्या हमारी किडनी को नुकसान पहुंचाएगी, क्या वो नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इसलिए जितने भी पेशेंट साइंस संजीवनी में आते हैं हम कोशिश करते हैं कि उनको एडवाइस करें, उनको बताएं कि आपने कुछ भी प्रोसेस फूड नहीं लेना और पैक्ड फूड नहीं लेना, क्योंकि अगर आपकी किडनी उस कंडीशन के अंदर इन चीज़ों को खाएगी और इनमें लगे हुए प्रिजर्वेटिव को प्रोसेस नहीं कर पाएगी, ये प्रिजर्वेटिव आपकी बॉडी में इकट्ठे होते चले जाएंगे और आपके लिए और कॉम्प्लिकेशन तैयार करते चले जाएंगे। इसी वजह से हमें जितने भी पैक्ड फूड होते हैं, प्रोसेस फूड होते हैं, उन्हें पूरी तरह से बंद करना पड़ता है। आपने जो खाना है आप घर का खाओ, आपको कभी नुकसान नहीं होगा, मगर जैसे ही आप बाहर का खाना शुरू करोगे, चाहे वो सिंपल चिप्स ही क्यों नहीं होते, जूसेस ही क्यों नहीं होते, आप अपनी हेल्थ को ख़राब होते हुए देखेंगे। तो आपने इनको पूरी तरह से अवॉइड करना है। अब चलते हैं अपने लास्ट फूड आइटम, वो है प्रोटीन। प्रोटीन हम कई तरीके से इंटेक करते हैं, कभी कभी हम नॉनवेज में करते हैं, कभी कभी हम दूध की आइटम में करते हैं। एक अगर किडनी फेलियर का पेशेंट प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा करता है तो क्या होता है कि प्रोटीन की वजह से बॉडी के अंदर किडनी की फॉर्मेशन ज़्यादा होती है। किडनी खराब नहीं होती, मगर बॉडी के अंदर किडनी की फॉर्मेशन बढ़ने की वजह से आपके KFT रिपोर्ट के अंदर आपके किडनी के लेवल बढ़ने शुरू हो जाते हैं और पेशेंट को टेंशन होनी शुरू हो जाती है। टेंशन से बीपी बढ़ता है और बीपी से किडनी और ख़राब होनी शुरू हो जाती है। तो एक किडनी फेलियर पेशेंट को अपनी डाइट के अंदर प्रोटीन को या तो बंद कर देना चाहिए या फिर वो प्रोटीन लेना चाहिए जिससे बॉडी के अंदर किडनी की फॉर्मेशन ना हो। इसके बारे में जो डिटेल जानकारी है मैं आपको इस वीडियो में यहाँ पर नहीं दे पाऊँगा। मैं चाहता हूँ कि आप डाइट से रिलेटेड हमारी जो दूसरी वीडियो है उसको ज़रूर देखिए। इस वीडियो के एंड पे मैं आपको उसका लिंक ज़रूर दूंगा, तो आपको जाकर उससे बहुत क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा कि प्रोटीन हमने क्यों छोड़ना होता है। अब मैं चाहता हूं कि आप कुछ पेशेंट्स की रिपोर्ट्स देखें, उनके इंटरव्यू सुनिए, तो आपको बहुत क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा कि साइंस संजीवनी किडनी फेलियर की फील्ड में कैसे आप सबकी मदद करता है। तीन महीने में के अंदर इन्होंने क्या फील किया साइंस इंजीनियरिंग ट्रीटमेंट के बारे में, ये सब हम जानेंगे राजवीर सिंह से। तो राजवीर सिंह जी, ये दिक्कत आपको कब शुरू हुई? ये सर जनवरी में शुरू हुई।
जनवरी 18 में। तो कैसे पता लगे कि आपको एक किडनी की दिक्कत हो रही है? मेरा ब्लड प्रेशर और शुगर तो मुझको थी। कितना ब्लड प्रेशर रहता था? ब्लड प्रेशर तो बहुत ज़्यादा रहता था डॉक्टर साहब। कितना? ये तो नियर अबाउट नीचे वाला तो 102 भी पहुंच जाता था। अच्छा हाँ। और ऊपर वाला कितना? ऊपर वाला 180 ऐसे पहुंचाता था। 180 और 102 यानी कि मतलब डॉक्टर साहब जो थे, जो मुझे देख रहे थे, इतने ब्लड प्रेशर पे जाने के बाद वो घबरा गए, लेकिन मुझको एक्चुअली बॉडी इतनी वो हो चुकी थी तो मुझको इतना वो नहीं पता नहीं लगता था, मगर उसका शरीर के अंदर नुकसान चल रहा था, नुकसान पहुंच रहा था। और उसके बाद आपकी और दिक्कत क्या महसूस करते थे उस टाइम में? दिक्कत नहीं, फिर एकदम स्वेलिंग आई थी। स्वेलिंग पैर में आई थी? पैर में और यहाँ चेहरे पे आई थी। तो उसके बाद जब आपको पता लगा कि आपको किडनी की दिक्कत है तो आपने अल्ट्रासाउंड करवाया था? रिपोर्ट में डॉक्टर साहब ने देखा कि वो अल्ट्रासाउंड डॉक्टर साहब ने कराया। किडनी में क्या दिक्कत बताई थी? श्रिंकेज बताई थी? क्या बताया था? वो जो इसमें कोई गैप समथिंग जो भी है वो न समझ गया। राजवीर जी की जो किडनी का साइज था वो छोटा होता जा रहा था, वो श्रिंक कर रही थी, वो अपने नॉर्मल साइज से बदल गई थी। और इनको रीनल पैरेन्काइमा डिजीज़ जो कि अक्सर देखी जाती है हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, वो दिक्कत शुरू हो गई। तो जब आप यहाँ आए तो किडनी आपकी क्या कंडीशन थी? उस टाइम तो मेरा लेवल 8.25 था। और बीपी और शुगर का क्या हाल था? वो भी उसी पोजीशन में थे, मतलब पुराने पोजीशन में। और शुगर कितनी रहती थी? शुगर जो शाम की थी वो नियर अबाउट 260, जो और ये 260 के आसपास, 260 के पास, क्योंकि मैं इंसुलिन ले रहा था तो सुबह की तो कंट्रोल रहती थी। अच्छा, इंसुलिन कितने यूनिट ले रहे थे? 18 यूनिट इंसुलिन लेने के बाद इनकी शुगर 260 थी, रैंडम मान लेते हैं इसको हम, तो इतने हाई लेवल। अब आपको 3 महीने के अंदर शुगर आपकी क्या स्टेटस है? शुगर तो बहुत ही कंट्रोल आ चुकी है डॉक्टर साहब। फिर भी मुझे थोड़ा सा बाकी सब ऑडियंस को बताओ कि क्या लेवल्स आ गए। मॉर्निंग का जो है, जो मैं फास्टिंग कर लेता हूँ, वो नियर अबाउट 78, 90, 100 से नीचे रहती है। नॉर्मल हो गई? नॉर्मल, वो तो बहुत नॉर्मल हो गया। और इसमें आप यूनिट्स कितने ले रहे हो इंसुलिन के? यूनिट जो आज की तारीख में ले रहा हूँ 10 ले रहा हूँ, 10 या 12, 18 यूनिट से 10 यूनिट पर आए हैं 3 महीने के अंदर। शुगर जो 260 रहती थी अब वो नॉर्मल वैल्यूज के अंदर रहती है, क्लोज टूवर्ड्स, अब क्या कहते हैं कि कम की तरफ ज़्यादा रहती है। इसलिए इनको हर महीने 2 से 4 यूनिट इंसुलिन घटाना पड़ता है कि वो जो लेवल्स हैं वो बने रहें, बॉडी हाइपोग्लाइसेमिक ना हो। बीपी का क्या कंडीशन है? बीपी एक्चुअली जब से थोड़ी सर्दी शुरू हुई है ये हुआ, अदरवाइज बीपी मेरा इतना बढ़िया था डॉक्टर साहब के ये 70 और 120, 130 यहाँ तक ही रहता था। अब जब से थोड़ी सर्दी शुरू हुई है ये तब से थोड़ा सा बढ़ा है। अच्छा, अदरवाइज बहुत कंट्रोल था। तो ना सिर्फ KFR की ट्रीटमेंट ने इनकी शुगर लेवल को मेंटेन किया, इनकी बीपी को भी कंट्रोल किया। बहुत बढ़िया था। 69, 121 आप लगा लिया, अंदाजा लगा लिया। तो हम हमेशा कहते हैं कि अगर आप किडनी की दिक्कत को जीतना चाहते हो, किडनी फेलियर से मुक्त होना चाहते हो, तो हमेशा उसकी जड़ में, उसके कारण में जाके वर्क करो कि जिसने आपकी किडनी खराब की पहले तो उसको बाहर निकालो। तो अब राजवीर सिंह जी की कंडीशन के अंदर दिक्कत दोनों थी, डायबिटीज़ भी थी और इनको दिक्कत बीपी की भी थी। मगर जहाँ तक हमें लगा, जो हमने ट्रीटमेंट इनका स्टार्ट किया वो किया कि बीपी को दिक्कत ज़्यादा मेन लेकर कि बीपी की वजह से किडनी में श्रिंकेज देखी जाती है। तो किडनी की श्रिंकेज की वजह से हमने इनका जो ट्रीटमेंट रखा वो बीपी माइंड में रखा कि पहले बीपी को मेंटेन करो, बीपी मेंटेन हो जाएगा तो कम से कम इतना हो जाएगा कि किडनी को आने वाले दिनों में बीपी से और ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। जब नुकसान होना बंद हो गया, आगे की जो दिक्कत है वो किडनी की जो खराब होने की जो स्पीड थी वो बंद हो गई और वहाँ से शुरुआत होती है ठीक होने की। अभी 3 महीने हुए हैं, 3 महीने के अंदर यूरिया पहले 3 महीने पहले क्या था? वो तो बहुत ज़्यादा 3 महीने पहले तो बहुत ज़्यादा था। साहब उसका देखोगे तो वो तो 2 पता नहीं, देख के बताओ कितना है, इतनी सारी रिपोर्ट्स हैं आपके पास। यूरिया था 147। इस कंडीशन के अंदर पेशेंट की जो भूख होती है ख़त्म हो जाती है। ये जो कंडीशन के अंदर पेशेंट को नोज़िया आना शुरू हो जाता है, खाना अच्छा नहीं लगता, भूख खत्म हो जाती है और पेशेंट अपना रेगुलर वेट लॉस कर रहा होता है। 2 रीज़न से, एक तो यूरिन में प्रोटीन आ रहा होता है, उस वजह से शरीर में से प्रोटीन बाहर चला जाता है, और दूसरा कि जो आपकी भूख है वो खत्म हो जाने की वजह से आप खाने का इंटेक कम कर देते हो और लेवल्स आपके बिगड़ने शुरू होते हैं। ये 151 मैक्सिमम जो इनका गया हुआ है 151। अब क्या कंडीशन है 3 महीने के ट्रीटमेंट के? अब तो बहुत बढ़िया सर, भूख तो बहुत तेज लगती है। भूख तेज। यूरिया का लेवल क्या है? यूरिया का अभी मैं देख
लास्ट आपने उसमें देखा है? अभी तो बहुत मोबाइल में आपने उसमें मोबाइल में देखा था? जहाँ तक है मेरा 50-60 के पास हाँ, है। बहुत ज़्यादा, बहुत कम। अब जो लेवल है इनका है 57 नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल के बहुत पास है। जब आपके लेवल इतने डाउन हो जाते हैं तो आप ये समझिए ये डाउन क्यों हुए, किस वजह से हुए। यूरिया जो है वो लीवर बनाता है, लीवर बनाने के बाद उसको ब्लड में छोड़ देता है, किडनी उसको शरीर से बाहर करती है। ये एक नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल है जिसे बॉडी से बाहर चला जाना चाहिए। अगर ये शरीर में इकट्ठा होता रहता है तो ये अलग टाइप के दिक्कतें पैदा करता है, जैसे भूख ना लगना, मुँह से स्मेल आना, फिश जैसी स्मेल आना। तो जब किडनी की फंक्शनिंग फास्ट हुई, किडनी ने जो खून को साफ करना ज़्यादा शुरू किया, उसका रिजल्ट क्या हुआ कि यूरिया जो पहले आपका 150 से प्लस था वो डाउन होते होते अब नॉर्मल के पास आ चुका है। भूख खुल चुकी है बॉडी में। अब आपको क्या क्या बदलाव नजर आते हैं बॉडी में? मतलब मेरे को वैसे कोई दिक्कत ऐसी महसूस होती ही नहीं है डॉक्टर साहब। बिल्कुल नॉर्मल महसूस करते हैं। अगर मैं हूँ तो अगर मैं मतलब पहली बार तो सोचता नहीं हूँ, लेकिन मेरे को वैसे नहीं लगता कि मैं बीमार हूँ। बीमार तो हूँ, अगर मैं इसका कैटनाइन को देखता हूँ तो लगता है बीमार हूँ। अदरवाइज बॉडी को ना ऐसा लगता नहीं है। अच्छा, मेरे को बॉडी जो पहले से कमजोर हो गया हूँ तो दूसरा कहेगा कमजोर, अदरवाइज किसी को पता नहीं कि मैं बीमार हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ समझ गए कि कौन कौन सी फूड आइटम हमने क्यों छोड़नी होती है, किस वजह से डॉक्टर साहब बोलते हैं कि इन्हें मत खाओ, इससे ये नुकसान होगा, उससे वो नुकसान होगा। तो आपको मेरी बातें जो हम आपको जब आप हमारे क्लिनिक पर आते हैं, जब हम आपको बताते हैं तो हम आप इतना टाइम नहीं दे पाते, तो आप समझ जाएंगे कि डॉक्टर साहब ने ये बातें हमें क्यों कही थी। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो तो नीचे दी हुई नंबर पर कॉल कर साइंस इंजीनियरिंग के डॉक्टर से आप फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप अपॉइंटमेंट लेके मुझसे भी आकर मिल सकते हैं। अब इसी के साथ आपसे भी मैं चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।